आरबीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्तियाँ, जो कि कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक है। इसमें पहले हम बात करेंगे कि शब्द शक्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इनमें अंतर क्या है। तो हम सभी को पता है कि शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। यानी जब हम कुछ सुनते हैं शब्द, तभी हम उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। दूसरा उदाहरण है, सुमित्रा की बहू तो नीरी गाय है। अब इन दोनों ही वाक्यों में गाय शब्द जो है वो आया है, लेकिन जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो पहला गाय है वो तो पशु होगा और दूसरे गाय का मतलब क्या होगा, सीधा सरल और एक भोला व्यक्ति। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का अर्थ बोध कराने का जो गुण है वही शब्द शक्ति है। यानी वक्ता और लेखक हमें क्या कहना चाह रहा है, यह जब हमारे समझ में आ जाता है तो उसी गुण का नाम क्या होता है, शब्द शक्ति होता है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की है। यानी जब हम शब्द शक्तियों के भेद की बात करते हैं तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। अब शब्द शक्ति के अंतर्गत कौन सी शब्द शक्ति कौन से शब्द को बताती है, तो अभिधा शब्द शक्ति जो है वो वाचक शब्द से संबंधित है, लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक से संबंधित है और व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक से संबंधित है। अब इनसे अर्थ कौन से निकलते हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति से वाच्यार्थ अभिधेयार्थ अर्थ प्रकट होता है, लक्षणा शब्द शक्ति से लक्ष्यार्थ अर्थ प्रकट होता है, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट होता है। अब हम पूर्ण रूप से देखेंगे, पहला अभिधा शब्द शक्ति क्या है, किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे किसी वक्ता ने हमें कोई बात कही और जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसे सीधे ही उसका अर्थ समझ में आ गया बिना कोई वाद उत्पन्न हुए, तो वह शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। पंडित रामदहीन मिश्र ने कहा है इसके बारे में, साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहते हैं, तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि वक्ता कोई बात कहता है और श्रोता उसका सीधा ही अर्थ समझ लेता है, तो वह शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है, वह शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधेयार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण देखिए। पहला है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब इसमें हमें कोई भी अर्थ स्पष्ट करना नहीं होता, वक्ता ने कहा और श्रोता को समझ में आ गया कि अयोध्या के राजा दशरथ की बात हो रही है। फिर है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। उपयुक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति, दूसरी शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा
दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद इस प्रकार हैं। पहला देखिए, वाक्य के अनुसार हम समझेंगे। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चौ माने चार और कन्ना माने कान, अर्थात चार कान वाला। अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है, यानी किसी न किसी उद्देश्य के कारण इसको बताया जाता है। फिर है इसी प्रकार हम आगे का उदाहरण देखते हैं। राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। इसमें ऊंट का शाब्दिक अर्थ है अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभिधा में क्या था, हमें सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया था, लेकिन लक्षणा के अंतर्गत क्या होता है, सीधा अर्थ समझ में नहीं आता, बल्कि हमें उसको पढ़कर देखकर अर्थ को स्पष्ट करना होता है। इसलिए वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, क्योंकि वहाँ लक्षण के आधार पर स्पष्ट होती है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। सारा घर मेला देखने गया। अब जैसे इसमें दिया हुआ है सारा घर मेला देखने गया, तो घर मेला देखने थोड़ी जाता है, घर के जो लोग हैं वो मेला देखने जाते हैं। इसलिए लक्षण के द्वारा हमें इसके अर्थ को ग्रहण करना पड़ेगा। नरेश तो गधा है, वह हवा से बातें कर रहा था। सैनिकों ने कमर कस ली है। उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं, जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। तीसरी हमारी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया था कि इसमें व्यंग्यार्थ अर्थ स्पष्ट होता है और शब्द कौन सा होता है, व्यंजक शब्द होता है। तो हम अब इसको पढ़ते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, अब इसमें संध्या हो गई है तो इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय है। यानी जो चरवाहा है वह यह सोचता है कि अब रात होने वाली है, संध्या हो गई है तो घर चलना चाहिए, और पुजारी ये सोचता है कि अब शाम हो गई है, हमें पूजा करनी चाहिए। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ व्यंजना होती है, क्योंकि अभीष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे इसमें यह बताया गया है कि शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत शब्द जो है वो प्रधान होता है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है, वहीं हलधर के भी दो अर्थ बलराम तथा बेल है। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार जो पर्याय रख देने पर नहीं रह सकता,
वो शाब्दी व्यंजना का एक अन्य उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब इसमें पानी शब्द जो है उसके 3 अर्थ हैं। पहला, मोती के विषय में है चमक, मनुष्य के विषय में है सम्मान या इज्जत, और चूने के या आटे के विषय में है जल। फिर है आर्थी व्यंजना। ये व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। यानी अर्थ पर जब आधारित होती है तो वहाँ पे आर्थी व्यंजना होगी। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजु वहे, वा यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही है। जो बातें मैं कहना चाहती है, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। अब हम शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अभिधा, लक्षणा और व्यंजना दी गई है। अभिधा के अंतर्गत लिखा हुआ है कि वह मुख्यार्थ अर्थ स्पष्ट करती है। लक्षणा के अंतर्गत है कि वह लक्ष्यार्थ अर्थ स्पष्ट करती है। व्यंजना के अंतर्गत है कि वे व्यंग्यार्थ अर्थ स्पष्ट करती है। दूसरा इसमें है सर्वविदित सरलार्थ, यानी सबको समझ में आसानी से आ जाता है। फिर है रूढ़ या प्रयोजनार्थ, संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ। फिर है तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। इन तीनों वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो बखूबी हमारे समझ में आ जाता है कि कौन से वाक्य में क्या अंतर है। तो आज आपको शब्द शक्ति समझ में आ गई होगी। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।